आप शॉक्ड हो जाओगे, बोलते हुए मुझे भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि हमारा देश बहुत ब्यूटीफुल है। एक भैया ने बताया था कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है, दैट इज़ डोडोमा वाटरफॉल। वहाँ पहुँच के मैंने जो देखा है ना, दैट वाज़ टू ब्यूटीफुल। मतलब मैं सिंगल टूरिस्ट था वहाँ। अच्छा। मतलब उसके बारे में शायद हमने कभी नहीं पढ़ा है। डोडोमा बहुत कम लोगों ने सुना होता है। हाँ, मैंने भी नहीं सुना था। कोई देश होते हैं लैंडलॉक्ड होते हैं, उनके पास पहाड़ होते हैं। कोई देश समुद्र किनारे, उनके पास बीच है, लेकिन हमारे देश के पास सब कुछ है। आपको जो चाहिए वो हमारी कंट्री में आपको सब चीज़ मिलेगी। उत्तराखंड, हिमाचल में ऐसी-ऐसी लोकेशंस हैं। आप बाइक राइड के शौकीन हैं, आप लद्दाख में जाओ। आपको और टफ टेरेन देखना है अगर, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए। बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस है अपने देश में घूमने के लिए। अगर कोई बिगिनर है, एकदम बिगिनर है, फ्रेशर है, जो ऐसे थोड़ी बहुत राइड करी है और एक कोई फर्स्ट लॉन्ग राइड करने का सोच रहा है, तो आपकी कोई एक ऐसी गोल्डन रूल जो आप सजेस्ट करना चाहो हमारे एकदम बिगिनर्स के लिए? तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर्स हैं ना, जो फर्स्ट टाइम लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉसिबल हो तो किसी एक आधी राइडर को या बंदे को साथ में रखें जिसको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, तो किसी ऐसे बंदे से जिसको एक्सपीरियंस है, उससे आप बात करिए। उससे जानिए कि जैसे लॉन्ग राइड कर रहे हैं, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मुझे लेनी ही चाहिए? क्या-क्या? तो एक्सपीरियंस वाले किसी इंसान से आप बात करेंगे जिसने ये सब किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा इस चीज़ में। और एटलीस्ट आपको वो रूट पे आप जा रहे हैं, जैसे कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे पोस्टपेड सिम ही चलते हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखिए कि हाँ, आपके पास एक पोस्टपेड सिम होना चाहिए। या और फिर ऐसे कोई एकदम ऐसे एरियाज़ में जा रहे हैं जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह है, ऐसा कुछ है, तो अपना जो मैप है वो उसको ऑफलाइन डाउनलोड करके रखिए, जहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज़ हो सकते हैं। और मीन्स एटलीस्ट आप फर्स्ट टाइम निकल रहे हो तो अपनी, मेरा ऐसा मानना है कि लाइव लोकेशन कुछ जो अच्छे दोस्त है, फैमिलीज़ है, उनके साथ हमेशा शेयर करिए। हर 2-3 घंटे में उनसे एक बार बात कर लीजिए, दिन में एटलीस्ट 2 बार बात कर लीजिए। ये चीज़ें होनी चाहिए। और सेफ्टी कंसर्न में मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट आपके पास एक राइडिंग जैकेट तो होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग। मैंने भी राइडिंग पैंट है वो अभी आके, जब इंडिया राइड से पहले, उससे पहले नहीं था, लेकिन जैकेट मैं हमेशा कैरी करता हूँ। पैंट की जगह आप जो गार्ड वगैरह आते हैं नॉर्मल मिलते हैं, वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन राइडिंग जैकेट जस्ट चाहिए। एक अच्छा राइडिंग जैकेट ले लो, एक अच्छा हेलमेट ले लो और ग्लव्स, क्योंकि जब भी हम फ्री फॉल होता है हमारा, तो सबसे पहला कॉन्टैक्ट यही होता है। तो एक अच्छे ग्लव्स होने चाहिए आपके पास, एक अच्छा हेलमेट होना चाहिए और राइडिंग जैकेट। ये 3 चीज़ है अगर आपके पास, तो आप कर सकते हो राइड ऐसा। हाँ, लॉन्ग राइड ईज़िली कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि हर एक बिगिनर जो राइडर है उनको करनी चाहिए। क्योंकि मुझे काफ़ी बार, मैं अगर राइड पे होता हूँ या फिर मेरे ग्रुप से हैं, तो काफ़ी जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो पूछते हैं कि रज़ीन भाई क्या-क्या लेना चाहिए? मतलब अभी नेसेसरी है, वरना मैं अभी थोड़ा सेव करके 6 महीने बाद ले लूँगा, अभी ऐसे ही चला। तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा मत करो, टेम्परेरी सॉल्यूशंस भी हैं जो आपको बजट फ्रेंडली 1000 के अंदर आपको नी गार्ड, एल्बो गार्ड आराम से मिल जाते हैं। और हेलमेट में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वो एक अच्छे ग्रेड का सर्टिफाइड हेलमेट हो, वो ही यूज़ करो, भले आपको थोड़ा टाइम लगे, तब तक आप राइड मत करो, बट हेलमेट में कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर आपको राइडिंग पैंट्स, जैकेट्स लेने हैं, अच्छे लेने हैं, तो आप भले 1 साल बाद लो, बट तब तक आप बेसिक जो नेसेसरी हैं, वो इक्विपमेंट्स ले लो। आर्म वगैरह, नी गार्ड्स हो गए, एल्बो गार्ड्स हो गए, जो बेसिक हैं वो। तो ये तो थी आपकी अभी तक की जर्नी, बट मैं जिससे कि सोशल प्रेज़ेंस रोड रनर चिराग भाई का, सबसे ज़्यादा सोशल प्रेजेंस उनका मैंने कवर किया था, वो ऑल इंडिया राइड से किया था, जो इनकी एक हाईलाइट है इनकी लाइफ की, जो ये अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ऑल इंडिया राइड थी, उसके बारे में आप बताएं कि जैसे कि वो कितने दिन लंबी थी, मतलब कितना ड्यूरेशन था उसका? तो मैं इसकी शुरुआत करना चाहूँगा 2021 से, जब मैंने वेस्ट टू ईस्ट राइड किया था। तो मैं जब वापस आ रहा था ना, तो आई वाज़ इन गुवाहाटी। तो उस टाइम पे मेरे माइंड में पहला थॉट आया था कि ये राइड कर लिया तो पूरा देश घूम सकते हैं क्या? तब पहली बार मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि हाँ, ऑल इंडिया राइड कर सकते हैं कि नहीं, क्या है? तो 2-3 साल तक राइड बहुत चलती रही, लेकिन माइंड में कहीं न कहीं थॉट था कि ऑल इंडिया राइड करना है चाहे कुछ भी हो। तो फिर 24 आया, मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्लानिंग करते रहे कि हो सकता है, नहीं क्या हो सकता है। फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया, दोस्तों बताया, पूरा फैमिली को बताया कि ऐसे-ऐसे प्लान कर रहा हूँ। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं सेविंग्स भी करता रहा। जी। जो 3-4 साल में सेविंग्स किए मैंने चीज़ों के, कितना खर्चा होगा उस चीज़ का पूरा, यानी पहली बार मैंने अच्छी तरह से रिसर्च करके प्लानिंग किया था। क्योंकि राइड है ना, बहुत लंबी चलने वाली थी, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने वाले थे। हर चीज़ का मुझे प्लानिंग करना था। तो उस चीज़ में 3 साल तो निकल गए थे आराम से कि हाँ, सेविंग्स इतने चाहिए थे कि मैं सर्वाइव कर सकूँ जब तक मैं घूमना चाहता हूँ ऐसा। तो इस तरह से मैंने पूरा प्लान किया धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। बट
तो होता है। फिर भी वो ड्यूरेशन मतलब आप जो राइड पे निकले थे, अहमदाबाद से अहमदाबाद टू एंड फ्रो, वो कितने दिन का ड्यूरेशन था आपका? दैट वाज अराउंड आई थिंक 135 36 इतना कुछ दिन था, एग्जैक्ट नहीं पता, मीन्स 140 यू कैन से 135 to 140, हाँ इतना दिन था, यानी 5 मंथ के लगभग हो चुका था, तो इतना राइड हो गया था पूरा। और आपने रूट कहाँ से स्टार्ट किया था? मतलब पहले पहाड़ कवर किए थे ऊपर जाते हुए? एक्चुअली मैं जब निकला था ना तो वो टाइम था अप्रैल का, जी। अप्रैल में होती है गर्मी। तो सबसे पहले मैंने सोचा पहाड़ों की तरफ जाना है, उसका एक और रीज़न ये भी था क्योंकि मई में लद्दाख के पासेस खुल जाते हैं और मुझे पासेस खुलते ही लद्दाख घूमना था, ऐसा। तो मैंने पहले सोचा कि मैं नॉर्थ की तरफ जाऊँगा, तो राजस्थान में थोड़ा एक्सप्लोर किया 5-6 दिन, क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत थी। वहाँ से चला गया उत्तराखंड, उत्तराखंड को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ से हिमाचल और फिर मनाली में मुझे अहमदाबाद के जो मेरे अच्छे दोस्त से क्लोज़ फ्रेंड हैं, वो 4-5 दोस्त मेरे वो मनाली आ गए यहाँ से मोटरसाइकिल लेके, और फिर वहाँ से हमने लद्दाख एक्सप्लोर किया। फर्स्ट टाइम हम जास्कर वैली भी गए उसी टाइम पे, तो जास्कर में ऑफ रोडिंग किया, फिर लद्दाख को एक्सप्लोर किया। तो इस तरह से पहले मैंने नॉर्थ घूमा, फिर मैं ईस्ट गया, फिर सेंट्रल इंडिया, फिर साउथ, मीन्स इस तरह से घुमा के वेदर को इस टाइम पे मैंने ध्यान रखा था क्या कहाँ कब कहाँ क्या घूमा जा सकता है। तो मैंने सेंट्रल इंडिया में उस टाइम पे था जब बारिश सबसे ज़्यादा होती है, तो मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं कि बहुत इंटेंस बारिश होती है, तो वो मुझे देखनी भी थी। तो उसी टाइम पे मैं वहाँ पहुँचा, और जब जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा निकलती है उस टाइम पे मुझे वहाँ पहुँचना था। तो उस टाइम मैं 1 दिन लेट पहुँचा था, लेकिन मुझे वो एक्सपीरियंस करना था क्योंकि शायद उस टाइम पे भीड़ ज़्यादा होती, मैं नहीं देख, तो मैं 4-5 दिन जगन्नाथपुरी रहा, तो एकदम परफेक्ट टाइम पे वहाँ पहुँचा। जो बात का टाइम होता है वो बीच के लिए बहुत अच्छा था, तो मैंने साउथ इंडिया के बीच एक्सप्लोर किया। तो इस तरह से प्लान हुआ और एकदम सही से एग्ज़ीक्यूट भी हो गया था। ये होता है पिक्चर परफेक्ट प्लान। कहाँ से निकलना है, कौन-सी सीज़न में कहाँ पहुँचना है। क्योंकि मई में जब पास खुलते हैं ना लद्दाख एकदम बिगिनिंग में, तब बहुत ब्यूटीफुल होता है। और आप ग्रुप के साथ अपने खास अज़ीज़ दोस्तों के साथ गए हो, तो आप वो मेमोरी कभी नहीं भूलते। ऐसी कोई मेमोरी आपकी ऑल इंडिया राइड की जो बहुत ब्यूटीफुल थी, कोई सीनिक व्यू हो, जहाँ पे आपने सोचा कि नहीं अभी आज के 100 किलोमीटर कम कर दूँगा बट 2 घंटे यहीं पे रुकूँगा और एन्जॉय करूँगा, ऐसा कुछ? ऐसे बहुत सी जगह है ऐसे बता सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुफरी में था, तो ऐसे मैं सोलो राइड ही कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी कुफरी में, तो ये थोड़ा-सा लॉन्ग होगा बताने के लिए। मैं जनरली हॉस्टल्स बुक करता हूँ, वो बताएँगे हम आगे। तो मैं अपने हॉस्टल पहुँचा, बहुत ही ज़्यादा भीगा हुआ था सब। ऐसे गया हॉस्टल में चेक इन किया, तो वहाँ पे एक भैया बाहर खड़े थे, उन्होंने मुझे देखा और मैंने भी देखा, दोनों का आई कॉन्टैक्ट हुआ, पर हमने बात नहीं की। फिर मैं चला गया अंदर, चेक इन करके सामान रख के वापस आया, और वो भैया वहीं खड़े थे, तो मैंने उनको चाय ऑफ़र की, बोला भैया यू वांट टी, ऐसा करके। तो ऐसा करके हमारी दोस्ती हुई। उनके साथ मैंने लगभग 45 दिन तक राइड की फिर आगे। क्या बात! हाँ, ये बस एक चाय की दोस्ती थी, आगे 45 दिन तक चली। तो उनके साथ ही जब मैं यहाँ घूम रहा था ना, उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड क्या, हाँ, उत्तराखंड में ही था। नहीं, हिमाचल, सॉरी, हिमाचल में। तो ऐसे उनका क्या वर्क फ्रॉम होम था। हुँ। तो सुरेश अन्ना नाम है उनका। अच्छा। वो ही इज़ फ्रॉम हैदराबाद। तो वर्क फ्रॉम होम था ना, तो उनकी मीटिंग होती थी 3 बजे, कि 3 बजे उनकी एग्ज़ैक्ट मीटिंग है और हम जहाँ हैं हमको वहीं रुक जाना है 3 बजे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक डैम बना हुआ था, डैम के बगल में जो ऐसे होते हैं ना स्टेयर्स टाइप, तो वहाँ बैठ के उन्होंने मीटिंग अटेंड किया और वहाँ बैठ के मैंने डैम देखा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट जगह थी, वहाँ लगभग 1 डेढ़ घंटे बैठे थे और मैं बस वही रॉ ब्यूटी देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। तो वो एक ऐसी मेमोरीज़ लगती है मुझे कि मेरी लाइफ़ की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज़ है कि हाँ, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। नहीं होता है। और वो मोमेंट पे क्या होता है ना, आप सोचते हो कि ना मैं कैमरा निकालो ना कुछ रिकॉर्ड करूँ, मुझे बस वहाँ पे बैठना है क्योंकि ये मेरी लाइफ टाइम में वो इम्प्रिंट हो जाने वाला है। और ऐसी मेमोरीज के टाइम पे आपको फोन वोन की कुछ जरूरत नहीं, मत करो रिकॉर्ड, वो अपने दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा, लाइफ टाइम तक याद रहेगा। हाँ, बिल्कुल, मैं जनरली चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ ज़्यादा जी। कि सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंस रहनी चाहिए। लेकिन वो ऐसा था ना कि वो मोमेंट मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। हाँ, बस एक छोटा-सा वीडियो बना दिया था कि मैं यहाँ पे हूँ, अन्ना की मीटिंग चल रही है, दैट्स इट, बना के रख दिया फ़ोन और मैं बैठ के बस वो मोमेंट एंजॉय करना रहता एकदम बिल्कुल। है। बहुत सही है। और आपने इंडिया के इतने सारे रोड्स घूमे, मैं ऐसे तो अनफेयर होगा कि मैं ऐसा कहूँ कि आपको कि आपके टॉप 1 या टॉप 2 आप मुझे आप टॉप 3 रोड्स जो आपको बहुत ब्यूटीफुल या डेंजरस लगे हो, कि जैसे जहाँ से निकलना डेंजरस है बट बहुत ब्यूटीफुल भी हो, ऐसे कोई रोड आपके ध्यान में जो आपने ऑल इंडिया राइड में देखे? हाँ, मैं कॉम्बिनेशन बताऊँगा चीज़ों का, जैसे एकदम डेंजरस और एकदम ब्यूटीफुल। तो
ऐसा कह सकते हैं कि जो जास्कर का जो एरिया है ना, वो पूरा अनएक्सप्लोर्ड है। वहाँ पे रोड्स अभी बन रहे हैं, गवर्नमेंट रोड बना रही है जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए। जैसे लद्दाख जाने के रूट से अभी मनाली से श्रीनगर से, लेकिन वो भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं रहती है, तो जास्कर से बन, तो जास्कर वाले जो रोड्स बन रहे हैं ना, वहाँ पे जो हमने ऑफ रोडिंग किया था वो बहुत भयंकर था। उस टाइम पे स्नोफॉल भी हो गया था स्टार्ट, और स्नोफॉल के साथ जब ठंडी हवाएं चलती है ना, तो राइडिंग जैकेट भी काम नहीं करता है, वो आपकी बॉडी में जाकर टच होती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो हाँ, तो लकीली मेरे फ्रेंड्स सब मेरे साथ में थे मनाली से, तो उस टाइम पे हमने सर्वाइव कर लिया। बहुत ज़्यादा ठंडक थी, कुछ एक दो दोस्तों की हालत थोड़ी ज़्यादा भी ख़राब थी, लेकिन वो ऐसा था कि वो दैट वाज अ डेंजरस रोड। क्या वो डेंजरस था, वो दिन में ही करना चाहिए, शाम के टाइम पे अंधेरा होने के बाद नहीं चलाइए बिल्कुल। और ब्यूटीफुल रोड्स में से एक मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि कर्नाटका में एक बीच है, दैट इज़ मारवंते बीच। ऑब्वियसली मैं बोलने ही वाला था कि अगर ब्यूटीफुल रोड का नाम आए और साउथ इंडिया ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बगल में समुद्र है, उसके बिल्कुल बगल में बीच बना हुआ है, दैट इज़ टू ब्यूटीफुल। मतलब जैसे ही आप मेन रोड से आ रहे हो और वो बीच स्टार्ट होता है ना, यू कैन फील दैट कि हाँ, ये कुछ नया है। ब्रीज, लो, बहुत दरिया। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे वहाँ। मैं 2-3 घंटे तक ऐसे ही बैठा रहा था। मैंने बस पढ़ा था उसके बारे में कि बहुत सुंदर है, लेकिन वहाँ जाके देखा तब लगा कि नहीं, सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वो मुझे लगेगा कि ब्यूटीफुल है। आपने 3 बोले तो मैं तीसरा बताता हूँ। तीसरा जो हमारे तमिलनाडु में है, जो कि दैट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, वो मुझे सबसे अच्छा लगा था कि हाँ, वो जगह भी ऐसी है, लास्ट पॉइंट पे आप पहुँच रहे हैं, दोनों तरफ समुद्र है और बीच में जाके एक सर्कल जैसा है कि वहाँ जाके भारत का आखिरी रोड कहा जाता है। हाँ, उसके बाद से फिर कुछ मील्स के बाद श्रीलंका स्टार्ट हो जाता है। वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। वो भी मेरा ऐसा मानना है कि हर किसी को एक न एक बार ये 2-3 चीज़ें हैं लाइफ में देखनी ही चाहिए। और कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट मतलब राइडर होता है ना, उसको वो एक कीड़ा होता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। मैं ऐसे लोकेशन पे पहुँचा हूँ ना जहाँ कोई नहीं पहुँचता। तो ये जैसे कि इंडिया का लास्ट रोड हुआ, या फिर वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हुआ, या फिर नॉर्थर्न ईस्टर्न, जो भी एक अचीवमेंट होता है। लद्दाख क्यों करते हैं लोग? क्योंकि वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। तो वो एक अपने आप की एक अचीवमेंट है। मतलब सीना चौड़ा हो जाता है कि नहीं, मैंने ये किया हुआ है, ये मेरी एक अचीवमेंट है। आप कभी कर पाओ ना कर पाओ, मैं दुआ करता हूँ कि आप सब करो। मैंने खुद ने नहीं किया, मैं करने वाला हूँ इंशाल्लाह मई के अंदर। बट मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी एटलीस्ट ये चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए लाइफ में, एटलीस्ट वंस। आप ज़्यादा बार करो तो और अच्छा है। तो ये चीज़ें। और इसके अलावा मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कितनी बार होता है ना, जैसे कि हम लोग मैं और मेरा दोस्त महाराष्ट्र एक्सप्लोर कर रहे थे एक बारी। तो हम कहीं पे रुके और वहीं पे एक लोकल से बात कर रहे थे। तो लोकल ने बोला कि अगर आप घूमने आए हो ना, यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर ऐसे जाओगे ना, देयर इज़ अ हिडन वाटरफॉल, मोहिली करके, और वो बहुत मस्त था। तो आपके साथ ऐसा हुआ कि कहीं पे आप रुके हो, किसी से बात की और उसने बोला कि यहाँ से थोड़ा जाओगे ना, एक ऐसी जगह है जो आपने कहीं सोशल मीडिया पे नहीं देखी, कहीं नहीं देखी? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ओडिशा में था। जी। उस टाइम पे मैं जगन्नाथपुरी दर्शन करके निकल गया था। तो ऐसे किसी से बात हो रही थी मेरी ऑन द वे। मैं एक्चुअली सुबह चाय पीने रुकता हूँ ना, तो ऐसी जगह रुकता हूँ, रोड साइड छोटे से स्टॉल हो, जहाँ पे मुझे लोग मिले बात करने के लिए, क्योंकि सोलो राइड कर रहा हूँ। जब आप उनसे इंटरेक्ट करोगे ना, देन यू केम टू नो कि यहाँ पे क्या-क्या है। तो उसमें से मुझे किसी एक भैया ने बताया था कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है, दैट इज़ डोडोमा वाटरफॉल। हाँ, दैट आई थिंक दैट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ ओडिशा। तो मुझे उसके बारे में पता चला, मैंने मैप में देखा कि हाँ, बहुत इंटेंस राइडिंग होगा, बहुत जगह से घूमते-घूमते जाना है। मतलब नहीं, लेकिन मैं जाऊँगा। जाना है। मोटरसाइकिल घुमाई, जा रहा था कहीं और, चला गया डोडोमा वाटरफॉल। और वहाँ पहुँच के मैंने जो देखा है ना, दैट वाज़ टू ब्यूटीफुल। मतलब मैं सिंगल टूरिस्ट था वहाँ। अच्छा। सबसे पहली चीज़। और मैं शायद 10-5 रुपए कुछ एंट्री फीस थी, मोटरसाइकिल वहीं रख दिया मैंने। और जहाँ रखता हूँ मैं जनरली ऐसी जगह रखता हूँ कि हाँ, किसी को बोल देता हूँ कि भैया थोड़ा ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ, ऐसे शॉप के आगे किसी के आगे रख देता हूँ। हाँ, और जब वो वाटरफॉल देखा ना, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वाटरफॉल था। मतलब उसके बारे में शायद हमने कभी नहीं पढ़ा है, डोडोमा बहुत कम लोगों ने सुना होता है। हाँ, मैंने भी नहीं सुना था। और मतलब चीज़ वो सबसे शॉकिंग थी कि मैं अकेला ही हूँ वहाँ। जनरली टूरिस्ट पॉइंट पे या ऐसे वाटरफॉल पे भीड़ की भीड़, क्राउड बहुत होता है। तो वो एक रॉ ब्यूटी ऐसी थी ना, जो मैंने मतलब कह सकते हैं कि दी बेस्ट थी। हाँ, क्योंकि काफ़ी ट्रैवलर्स इससे रिलेट कर पाएँगे, क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे कि हम लोग करजत ही रुके थे, माथेरान से आके करजत ऐसे ही रुके थे। वड़ा पाव वहीं से जो लोकल होते हैं ना, खा रहे थे। और मेरे को क्या, ऐसे जब राइड पे होते हैं ना, मेरे को चूल होती है कि मैं यहाँ के लोकल से बात करूँ, कुछ इंटरैक्ट करूँ, कुछ कॉन्टेक्ट्स बनाऊँ जो मुझे काम लगेंगे इन फ्यूचर।
काम लगे ना लगे, बट वो होता है कि मुझे कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं। तो ऐसे ही मुझे उन्होंने सजेस्ट किया था कि थोड़ा-सा आगे इस 6-8 किलोमीटर आप जाओगे ना मोहिली करके, थोड़ा-सा ट्रैकिंग भी था, बाइक-वाइक तो रख दी हम लोगों ने। ट्रैकिंग है, थोड़ा-सा अंदर जाना है और वहाँ जाके जो वाटरफॉल देखी, इट वाज़ ह्यूज, मोहिली करके नाम है। अंडररेटेड है, उतनी टूरिस्ट वहाँ उतने इंटीरियर तक नहीं जाते महाराष्ट्र में, बट वो बहुत मस्त जगह थी। तो ऐसा होता है कई बार, और ये चीज़ थी। और उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया और टूरिंग मतलब दोनों साथ में कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि एक राइडर के माइंड में हमेशा रहता है, मैं पहुँचा तो मुझे मैं तुरंत कैमरा निकाल के इसको शूट कर लूँ, हेलमेट में वो बटन तुरंत ही वो हाथ पहुँच ही जाता है कैम तक। तो वो दोनों चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब ये मेरा ऐसा मानना है कि एज़ अ राइडर सोशल मीडिया करना बहुत टफ है। बहुत। मतलब आप एज़ अ टूरिस्ट आप सोशल मीडिया मैनेज कर रहे हो, वो इतना टफ नहीं, टफ तो वो भी है पर इतना टफ नहीं है। क्योंकि आप जब राइडिंग करते हो ना, आपने कितना भी गियर्स पहने हो कुछ भी, लेकिन बॉडी को थकान लगती ही लगती है। तो एक टाइम के बाद बॉडी ऐसा होता है ना कि अब उसको रेस्ट चाहिए, लेकिन आप जब पहुँचोगे वहाँ तो आपको पता होगा आप रेस्ट नहीं कर सकते हो। आपको जाना है, शूट करना है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज़। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि जैसे मैं अगर अंधेरे में कहीं पहुँचा हूँ, मुझे लग रहा है कि अब कुछ शूट नहीं हो सकता है, तो मैं खाना खा के तुरंत सो जाता हूँ। हुँ। चाहे वो 7 बजे हो, साढ़े 7 हो, 8 मैं तुरंत सो जाऊँगा, सब गैजेट चार्ज में रख के, और कोशिश करूँगा कि अर्ली मॉर्निंग उठ जाऊँ, जितना जल्दी हो सके। रेडी हुए, चाय पी और निकल गए शूट पे। हाँ, जो अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ शूट ले लिया, जो भी ड्रोन शॉट लेने हैं प्लेसेस के वो ले लिए, जो भी वीडियोज़ वगैरह लेने हैं वो ले लिए। और अगर ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम की कमी नहीं है जाने के, तो ऑन द वे रुक के शूट करते हुए जा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो सालों से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि अगर लेट हो रहे हो तो रात को सो जाओ, तुरंत सो जाओ, ऐसा रिलैक्स हो जाओ और सुबह अर्ली मॉर्निंग शूट कर लो, तो वो बढ़िया रहता है बहुत। कि अब तो क्या, अब काफ़ी बाइक्स में यूएसबी टाइप सी और वो चार्जर्स देने लगे। जैसे कि मैं अभी हम लोग 3 दिन के लिए गए थे ना, तो मैंने टैंक बैग था, उसी में सारे गैजेट रख रहा हूँ, वो एक केबल उसके पीछे कनेक्ट करके सारी चीज़ें ड्यूरिंग द राइड भी मैं उसको चार्ज करता रहता हूँ। ये हो गया तो इंटरकॉम रख दिया, ये इंटरकॉम हो गया तो दूसरा कैमरा रख दिया। और राइडर्स क्या होता है, कहीं पे भी रुकते हैं ना, पहले एक ट्राइपॉड पे जाके वो कैमरा रख दिया, फिर वो कपड़े चेंज कर रहे हैं, वो सब शूट करने लगते हैं कि ये डिवाइस निकाला, ये वो एक टाइम लैप्स लेना है, एक ड्रोन शॉट लेना है, एक ये शॉट लेना है, एक सिनेमैटिक लेना है। वो सारा माइंड में चेकलिस्ट बना हुआ रहता है कि मुझे यही चीज़ करनी है। और ये पूरा करने के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8 बजे भी पहुँच गए, तो 8 से 9 में आप फ्री हो गए और उसी दिन आप एडिटिंग करते हो कि मुझे अब थोड़ा बहुत एडिटिंग करके सो जाऊँ, तो क्या मुझे कल, जैसे कि आपको 28 दिन, आप मतलब आप जितने 130 दिन थे, तो आपको वो मैनेज कैसे करना होता था कि जैसे आपने पूरे दिन का आप मैंने मुझे याद है तब तक मैंने आपका शूट देखा था कि आप कहीं लद्दाख तक पहुँचे और आपका कुछ फ्लैश कार्ड या उसमें कुछ इश्यू आया था। मैंने वो रील देखी थी आपकी कि मैं यहाँ पहुँचा और आगे का सारा डेटा मुझसे डिलीट हो गया, ऐसा कुछ था। तो उसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो? तो वो क्या हुआ था, मैं जैसे डेली जब आप राइड कर रहे होते हैं तो आपके पास बहुत सारे गैजेट होते हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर। आप सिर्फ राइड कर रहे हो तो नो इश्यू, आप साथ में अगर कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हो तो जो प्राइमरी कैमरा गोप्रो या एक्शन कैमरा कुछ भी लगाया है, सेकेंडरी भी यूज़ करते हैं पीओवी के लिए, कोई 360 भी यूज़ कर रहा है और ड्रोन शॉट्स भी ले रहे हैं और फ़ोन में से भी शूट कर रहे हैं, तो आपके पास एटलीस्ट 5-6 गैजेट हो जाते हैं जो डेली आप शूट कर रहे हो। फिर शाम को आपको पूरा डेटा ट्रांसफ़र करना होता है अपनी हार्ड डिस्क में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक बैकअप रहना चाहिए हमेशा। तो मैं जनरली ऐसा करता हूँ 1 या मैक्सिमम 2 दिन में जो भी डेटा आया है वो हार्ड डिस्क में डाल दिया, और अभी ये मैं बता रहा हूँ, और फिर हर 7वें दिन वो हार्ड डिस्क का भी बैकअप रखता हूँ। जहाँ पे मैं रुका हूँ अगर लॉन्ग राइड है तो वो करना है। लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं करता था। तो ऐसा हुआ था कि लद्दाख में था तब से प्रॉब्लम आने लगी थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम आई थी बनारस में जाके, कि मेरी सिंगल हार्ड डिस्क थी 5 टीबी की थी, तो उसमें मैं पूरा डेटा डाल रहा था और शायद 2 ढाई महीने हो गए थे और अचानक से वो हार्ड डिस्क ने डिटेक्ट करना बंद कर दिया। अरे! एंड आई वाज़ लाइक क्या हो गया ये? तो मैं बहुत एकदम होपलेस सा हो गया था, मतलब क्या होगा, क्या करेंगे? लेकिन फिर ऐसा कि मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मैं पॉज़िटिव था। मैं उस दिन सुबह शायद 3:30 बजे उठ गया था सो के, वहाँ पे बनारस में अर्ली मॉर्निंग दर्शन होते हैं, तो वो मुझे करने थे। ये मेरी बकेट लिस्ट रहती है कहीं भी जाता हूँ कि ये करना है। तो दर्शन करके आया, मैंने बोला भगवान कुछ ना कुछ करवा देना। तो वापस आया, तो वो क्या डिटेक्ट होने लगा था, ऐसा आ रहा था, जा रहा था। तो मैंने बस ठीक है, इतना करेंगे। तुरंत मैं गया मार्केट से मैंने हार्ड डिस्क खरीदी और मैं शायद 7 दिन तक बनारस में एक्स्ट्रा रुका।
रोज़ सुबह डेटा ट्रांसफ़र करने रख देता था, कॉपी करने और घूमते निकल जाता था। बस सिर्फ़ शायद 2200 से 2300 जीबी का डेटा था, वो मैंने ट्रांसफ़र किया। तो तब से लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया कि 1 या 2 दिन में डेटा ट्रांसफ़र करना है और हर 7वें दिन बैकअप ले लेना है। हाँ, तो इस तरह से मैं तो मैनेज करता हूँ चीज़ों को। तो ये चिराग भाई का गोल्डन रूल है। अगर आप भी इसी चीज़ को, इसी सोशल मीडिया के फ़ोकस रख के अगर आप भी राइड्स करते हो, तो आपको भी ये चीज़ें साथ में लेके चलनी पड़ती हैं और ये सब साथ में कैरी करना वेदर कंडीशन के साथ वो भी एक टफ़ हो जाता है। जैसे कि आप चूज़ करते हो कि आप पैनियर सिलेक्ट करते हो जो वाटरप्रूफ भी होते हैं और काफ़ी सिचुएशन में काम लगते हैं। और काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ़ सॉफ्ट लगेज यूज़ करना प्रेफ़रेंस करते हैं। तो आपके हिसाब से कौन-सी चीज़ सही रहती है? अगर आप लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो पैनियर्स ज़्यादा सजेस्टेबल है या फिर सॉफ्ट टूरिंग बैग्स और सैडल बैग्स या ऐसा कुछ? हाँ, नहीं मैं एक्चुअली सैडल बैग यूज़ करता हूँ जी। और जो इंडिया राइड तक मैंने सिर्फ़ सैडल बैग ही यूज़ किए हैं और एक जो टॉप बॉक्स मैंने लिया वो भी इंडिया राइड से कुछ 1 महीने पहले लिया था। वो लेने का पर्पज़ ये था कि जैसे मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तो कहीं मैं रुका जाके मुझे मेरे गैजेट सब रखने हैं, तो सब इकट्ठे करके टॉप बॉक्स में डाल दिया, उसको लॉक कर दिया और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो पैनियर्स इसमें सैडल बैग्स में मैं रखता था अपने कपड़े या ज़रूरी चीज़ें जो भी है और जो टॉप बॉक्स है उसमें मैं अपने पूरे गैजेट्स रखता था और जो इमरजेंसी की चीज़ें हैं वो रख लेता था टैंक बैग पे। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं पूरा नॉर्थ इंडिया का टूर खत्म करके वापस दिल्ली आ गया था, तब इस तरफ यानी उत्तर प्रदेश, बिहार यहाँ पे मानसून सीज़न स्टार्ट हो रहा था और उस टाइम पे फिर क्या होता कि सैडल बैग को कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता बारिश में। तो फिर जो मेरे फ्रेंड है प्रीत भाई उनको मैंने फ़ोन किया वहाँ से, तो उन्होंने मुझे पैनियर से यहाँ से पार्सल कर दिए। पार्सल मुझे दिल्ली में मिल गया और वहीं मैंने जो दिल्ली में मेरे फ्रेंड है उनके घर पे मेरे जो पहले जब बैग लगे हुए थे वो रख दिए, पैनियर्स को इंस्टॉल करा लिया और फिर आगे की राइड कंटिन्यू कर दी। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, हर चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सर। और ऐसे कॉल लेने में ना काफ़ी टाइम कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि शैल आई डू दिस और शैल आई नॉट डू दिस, कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ? जैसे मेरे लिए नेसेसरी तो है, बट अभी मैं अगर करने जाऊँगा तो मैं मेरे शेड्यूल से 1-2 दिन पीछे हो जाऊँगा या फिर कुछ भी। मतलब वो कॉल लेना टफ़ होता है। आप कौन से क्राइटेरियाज़ को फ़ॉलो करते हो फॉर डिसीज़न मेकिंग ड्यूरिंग राइड, कि मुझे ये चीज़ करनी ही चाहिए या फिर मैं अभी स्किप कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता वैसे? हाँ, मैं जनरली मतलब ऐसा सोचता हूँ कि अगर ये चीज़ ज़रूरी है तो भले ही 1-2 दिन डिले हो रहा है, आपको करना चाहिए क्योंकि जैसे ही दिल्ली से मैंने राइड स्टार्ट किया नेक्स्ट डे ही ये जो मैंने आपको बताया ना आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे मेरे को धुआँधार बारिश मिली थी। और वो बारिश ऐसी थी ना कि अगर शायद सैडल बैग लगे होते ना तो बह जाते। हाँ, तो मीन्स वो मैंने सोच लिया था, मैंने मॉनसून भी देख लिया था कि यहाँ मॉनसून प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो इसलिए फिर मैं सोचा कि नहीं 2-3 दिन एक्स्ट्रा होंगे चलेगा, लेकिन सैडल बैग को माउंट करके ही आगे निकलना है। तो इस तरह से मैं डिसीज़न लेता हूँ फिर। दैट्स गुड। और आपको भी ऐसे इनके एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं ना हमेशा कि हर बार ज़रूरी नहीं कि आप गलती करो, किसी की गलतियों से भी आप सीख सकते हैं। तो ये थी ऑल इंडिया राइड की बात। और टू कंक्लूड दिस मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर आपको आपकी ऑल इंडिया राइड को एक ब्रीफली एक्सप्लेन करना हो, तो आप कैसे करोगे? और एक चीज़ कि हमारा इंडिया कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि मैंने करी नहीं है, मैं करूँगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। बट मैं आपसे, जिन्होंने की है ये चीज़, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारा इंडिया कितना ब्यूटीफुल है? मतलब हम जो इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, कि जो इन्फ्लुएंसर्स है वो बताते हैं कि हम ये कंट्री में गए, हमने ये देखा, हमने यहाँ के पहाड़ देखे, हमने यहाँ की नदी देखी, झरने देखे। मेरा मानना ऐसा है कि एक बार अपना देश भी देखो आप। मतलब आप शॉक्ड हो जाओगे, बोलते हुए मुझे भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि हमारा देश बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत ज़्यादा मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं। हुँ। हम अगर सोशल मीडिया से, न्यूज़ से हट के देखेंगे, तो हमारे देश के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपकी हेल्प करने के लिए वो हर जगह खड़े होंगे। आपको कुछ मेरे साथ तो बहुत ऐसे अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस हुए कि मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ट्रस्ट आ गया कि नहीं, लोग आपकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। आपको हर चीज़ मिलेगी, जो इंट्रोडक्शन में बताया था कि हमारे देश में आपको हर चीज़, जैसे कोई देश होते हैं लैंडलॉक्ड होते हैं, उनके पास पहाड़ होते हैं। कोई देश समुद्र किनारे, उनके पास बीच है, लेकिन हमारे देश के पास सब कुछ है। आपको जो चाहिए वो हमारी कंट्री में आपको सब चीज़ मिलेगी। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार घूमो, अपना देश देखो। आप जाओ उत्तराखंड, हिमाचल में ऐसी-ऐसी लोकेशंस हैं। आप बाइक राइड के शौकीन हैं, आप लद्दाख में जाओ। आपको और टफ टेरेन देखना है अगर, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए। बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस है अपने देश में घूमने के लिए। आप लोगों को भी एटलीस्ट एक बारी हमारा देश देखना चाहिए, क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन पूछने के पीछे का पर्पज़ ही ऐसा था। यही था, क्योंकि अगर आप
न्यूज़ चैनल्स या फिर ये सारी चीज़ों देखो ना, देयर आर सम नेगेटिविटीज़। बट जब मैं खुद राइड पे होता हूँ, मैं खुद कितने स्टेट्स क्लीन करके दूसरे स्टेट्स में जाता हूँ, वहाँ पे लाइव सिचुएशन में मुझे इनमें से कभी कोई चीज़ कभी ये मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुई कि मैं कहीं पे फँस गया यार इन लोगों की वजह से, इसकी वजह से, या ऐसा कुछ भी मुझे कभी नहीं हुआ। और इसी वजह से मैं यही कन्वे करना चाहता था कि हमारा इंडिया बहुत ब्यूटीफुल है और एटलीस्ट वंस आपको ये चीज़ देखनी ही चाहिए। तो आज के एपिसोड में आपने देखा कि चिराग भाई की ऑल इंडिया राइड की जर्नी कैसी थी, उनकी मेमोरीज कैसी थी। और अब आने वाले पार्ट में हम लोग उनसे पूछेंगे उनकी फ्यूचर राइड्स के बारे में। तो तब तक के लिए बने रहिए द ट्रिपल आर शो बाय आरती एडवेंचर्स पे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप पे कोई लिमिट नहीं है शेयरिंग, तो भेजते रहिए।